हाँ, कोई हो जो बताए कि आवाज आ रही है। कोई मैसेज आए। अर्पण जी, जन सुलभ पुस्तकालय के ऑनलाइन मंच पर हम सभी श्रोताओं दर्शकों का स्वागत करते हैं। आज हमें हाल ही दिवंगत हुए श्री मंजूर एहतेशाम पर कुछ बातें रखनी हैं। हम सब जानते हैं कि मंजूर एहतेशाम हिंदी कथा साहित्य में बहुत बड़े हस्ताक्षर थे और दुर्योग से 73 वर्ष की आयु में पिछले 26 अप्रैल 2021 को कोरोना से ग्रसित होने के कारण उनका निधन हो गया। इस तरह से उनका जाना हिंदी साहित्य के लिए, भारतीय साहित्य के लिए बहुत बड़ी क्षति थी। और इस दौर में तो बहुत सारे लोग गए हैं साहित्य में, कला में, नाटक में, संगीत नृत्य में, और समाज के दूसरे अनुशासनों के महत्वपूर्ण लोग बड़ी संख्या में गुजरे हैं। उन सबके प्रति भावांजलि अर्पित करते हुए मंजूर जी के बारे में 2-4 बातें मैं रखना चाहूंगा। आप सब जानते हैं कि मंजूर एहतेशाम का जन्म 3 अप्रैल 1948 को भोपाल में हुआ और इसी जन्म माह अप्रैल में ही 26 तारीख को 2021 में 73 वर्ष की आयु में उनका निधन हुआ। उनके 4 बल्कि कहना चाहिए 5 महत्वपूर्ण उपन्यास हैं। कुछ दिन और जो 1976 में आया था, फिर सूखा बरगद, उसके बाद दास्ताने लापता, फिर बशारत मंजिल और आखिरी उपन्यास था पहर ढलते। इसी तरह से उनके 3 महत्वपूर्ण कहानी संग्रह हैं, रमजान में एक मौत, तस्बीह तथा तमाशा तथा अन्य कहानियां। उन्होंने अपने मित्र सत्यन कुमार के साथ मिलकर 2 नाटकों की भी रचना की थी। एक था बादशाह जो 1980 में आया था और उसके बाद एक नाटक था गौतम। एक लेखक के रूप में और एक महत्वपूर्ण साहित्य विमर्शकार के रूप में उनकी अखिल भारतीय प्रतिष्ठा थी और उनके इस प्रतिष्ठा को अनेक संस्थाओं ने और साहित्य संस्कृति के केंद्रों ने स्वीकृति दी थी। अनेक पुरस्कार उनको मिले थे और भारत सरकार ने भी उन्हें पद्मश्री अलंकरण से विभूषित किया था। मंजूर एहतेशाम की जब हम बात करते हैं तो उस लेखक की बात करते हैं जिस लेखक ने आजादी के बाद के भारत की एक सच्ची तस्वीर प्रस्तुत की और केवल तस्वीर प्रस्तुत नहीं की, उस तस्वीर की जो भी अच्छाइयां बुराइयां रहीं, जो अंतर्विरोध रहे और जिन जिन स्तरों पर व्यवस्था के स्तर पर,
समाज के स्तर पर, सामाजिक संरचना के स्तर पर हम में विघटन आया और जिस तरह के अंतर्विरोध पैदा हुए, उन सब पर विमर्श करने की कोशिश उन्होंने की। इस कड़ी में आप देखें तो मंजूर एहतेशाम राही मासूम रजा, गुलशेर खां शानी, बद्दी-उज़्ज़मा, अब्दुल बिस्मिल्लाह, असगर वजाहत, नासिरा शर्मा, ये जितने बड़े नाम हैं हिंदी कथा साहित्य में, जिसमें मुस्लिम लेखकों का एक बड़ा योगदान रहा है, उसमें मंजूर एहतेशाम का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। और उस कड़ी में मुस्लिम लेखकों का नाम मैंने इसलिए लिया कि बहुत सारे प्रसंगों में, बहुत सारे मामलों में, अपने लेखन में, अपनी संवेदना में, अपने शिल्प में और अपने भाव विन्यास में मंजूर एहतेशाम बिल्कुल अलग नजर आते हैं। अलग नजर इस रूप में आते हैं कि वो अपने समाज के अंतर्विरोधों को भी पहचानते हैं, अपने समाज के अंतर्विरोधों पर भी चोट करते हैं, उसके पाखंड को भी सामने लाते हैं और बेमतलब की हिमायत करने वाली प्रवृत्ति से जुदा होकर काम करते हैं। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। ये किसी भी भाषा में, किसी भी भाषा समाज में, किसी भी धर्म समाज में कोई लेखक अगर लिखता है तो उसकी सबसे पहली जिम्मेदारी ये होती है कि अपने समुदाय की जड़ता पर प्रहार करे। ये अपेक्षा हम हिंदी लेखक से भी करते हैं कि हिंदू समाज की जड़ता पर प्रहार करे, और प्रहार बहुत लेखकों ने की है। स्वयं प्रेमचंद का लेखन इसमें सबसे बड़ा उदाहरण के रूप में हमारे सामने आता है। उसी तरह से मंजूर एहतेशाम ने अपने लेखन में मुस्लिम समाज के भीतर के अंतर्विरोधों को, उसके पाखंड को, उसके पिछड़ेपन का सबसे बड़ा कारण माना है। और ये भी माना है कि जब तक मुस्लिम समाज वैज्ञानिक प्रगति को, शिक्षा दीक्षा को और तार्किक प्रबंधन को स्वीकार नहीं करता, तब तक उस समाज की प्रगति निश्चित रूप से संभव नहीं है। और एक लेखक के नाते ये बड़ी बात है जो मंजूर एहतेशाम ने अपनी रचनाओं के माध्यम से व्यक्त किया। उनकी रचनाओं की जो सबसे बड़ी खूबी है, और ये बड़ी खूबियों में मैं इसको मानता हूं कि उनका लेखन चमत्कार वाला लेखन नहीं है, बल्कि उनका लेखन नाना तरह के अंतर्विरोधों, त्रासदियों और यातनाओं से चमत्कार की तरह बच गए जीवन को व्यक्त करने का लेखन है। उन्होंने भयानक आपदाओं में जो जीवन हमारा बचा हुआ है और उसमें जो कल की उम्मीद है, उस उम्मीद को बचाए और बनाए रखने के लिए, जिंदा रखने के लिए उन्होंने सतत प्रयत्न किया और इस तरह के शिल्प का, इस तरह के विन्यास का चयन किया जो सीधे सीधे हमारे मन पर, हमारे चित्त पर बैठता है और हम विचार करने की तरफ प्रवृत्त होते हैं। इस दिशा में जाहिर है सबसे पहली रचना का ध्यान अगर आएगा तो सूखा बरगद का ही आएगा, और सूखा बरगद के माध्यम से उन्होंने अपनी एक बड़ी पहचान सुरक्षित की हिंदी समाज में, और भारतीय कथा साहित्य में भी अपने मुकाम को स्थिर किया। तो सूखा बरगद को
मंजूर एहतिशाम ने एक प्रतीक के रूप में रखा है। बरगद उन्होंने भारतीय सामाजिक संस्कृति के प्रतीक के रूप में रखा है और ये दिखाने की चेष्टा की है कि वह बरगद जो अनेक धर्मों, अनेक संस्कृतियों का संवाहक था, जो खड़ा था सदियों से, वह सूख गया है। और वह किन किन कारणों से सूखा है, पूरा उपन्यास इसकी पड़ताल करता है। उसके सूखने का कारण विभाजन की त्रासदी है, विघटित होता हुआ समाज है, जातिवाद है, सांप्रदायिकता है, धार्मिक कठमुल्लावाद है और अपने को देश के बजाय श्रेष्ठ मानने की जो एक मूढ़ता है, वह कारण है जिसकी वजह से हमारा बरगद सूख गया है। और बरगद सूख गया है तो उसी आयतन में हमारा देश कमजोर हुआ है। इस पूरे वितान में मंजूर एहतिशाम अनेक चरित्रों को खड़ा करते हैं और एक बड़ा वृतांत मुस्लिम समाज को लेकर भी है, जिसमें वो स्त्रियों पर प्रश्न उठाते हैं, मुस्लिम समाज के धार्मिक पिछड़ेपन का प्रश्न उठाते हैं, उसमें रूढ़ियों का प्रश्न उठाते हैं और अपने समाज के भीतर ही वो जिरह करते हैं। वो लगातार जिरह होता है और उसमें से ये बात उभर कर आती है कि अगर हमको विकसित करना है तो हमें प्रगतिशील होना होगा। हमें अपने समाज के भीतर धार्मिक रूढ़ि के रूप में फैली हुई जो विकृतियां हैं, उनको दूर करना होगा, उन पर पुनर्विचार करना होगा। हम समय के साथ अगर नहीं चलते तो फिर वो धर्म का लबादा ओढ़कर हम दुनिया में अपनी एक सम्मानजनक स्थिति नहीं बना सकते। इसमें अनेक चरित्र हैं। इसमें एक बड़ा महत्वपूर्ण चरित्र है अब्दुल वहीद खां का, जो भारतीय सांस्कृतिक आदर्श से प्रेरित हैं और उनका हृदय दरक गया है विभाजन से, और विभाजन के बाद जो स्थितियां पैदा हुई हैं देश में, उसको लेकर भी वो अंदर से टूट से गए हैं। और उनका जो बेटा है सुहेल, वह मुस्लिम समाज के अंतर विरोधों से लगातार लड़ता है, क्योंकि वह एक हिंदू लड़की से प्रेम करता है और धार्मिक विभाजन की ही वजह से, धार्मिक द्वेष की ही वजह से वह लड़की उसे मिल नहीं पाती। तो वो विचार करता है कि हम एक ही देश में रहते हैं, एक साथ जीते मरते हैं, हम एक दूसरे धर्मों में संबंध क्यों नहीं बना सकते, प्रेम क्यों नहीं कर सकते, क्यों इसकी आज़ादी नहीं है और क्यों हम अपने पाखंड से बाहर नहीं आ सकते। इसको लेके वो लगातार लड़ता है। सूखा बरगद में सांप्रदायिक दंगे हुए हैं। एक दंगा तो एक हिंदू द्वारा होली के अवसर पर एक मुस्लिम को रंग लगा देने से शुरू हो जाता है, क्योंकि रंग लगाना, ये चित्र बनाना इस्लाम में वर्जित है। इस पर भी सवाल खड़ा होता है और तब्बू नाम का व्यक्ति इस धर्मांधता के खिलाफ लड़ता है। सुहेल इन अंतर्विरोधों की पड़ताल करता है, उसका विरोध करता है। तो कुल मिलाके हम देखते हैं कि सूखा बरगद 1947 से लेकर 1980 तक का जो भारतीय समाज है, जाहिर है इसमें बहुलांश मुस्लिम समाज ही है, लेकिन उस बहुलांश में भी ऐसा नहीं है कि हिंदू समाज की रीति नीति
उसकी सांप्रदायिकता और उसकी रूढ़ियों पर बात नहीं हुई है, उन पर भी बात हुई है, लेकिन पूरी शिद्दत के साथ मंजूर एहतशाम ने मुस्लिम समाज की अंदरूनी विरूपताओं को ज़्यादा अहमियत दी है और ये जतलाने की चेष्टा की है कि भैया इन विरूपताओं से लड़े बिना, उनसे आज़ाद हुए बिना हमारा निस्तार नहीं है। एक समाज के रूप में, एक जिंदा समाज के रूप में, एक प्रगतिशील समाज के रूप में हमारी पहचान नहीं बन सकती अगर इन विरूपताओं को, अंतर्विरोधों को, पाखंडों को अपनी मूढ़ताओं के साथ हम हमेशा अपने से चिपकाए रखेंगे, अपनी पहचान से जोड़े रखेंगे। इस स्तर पर सूखा बरगद श्रेष्ठतम भारतीय उपन्यासों की श्रृंखला में एक महत्वपूर्ण उपन्यास सिद्ध होता है और उसकी वजह से मंजूर जी भारतीय कथा साहित्य में हमेशा जीवित रहेंगे, जिंदा रहेंगे। सूखा बरगद के बाद दास्ताने लापता नाम का उपन्यास है। इसमें भी धार्मिक रूढ़ियों का ही वर्णन है। जमीर अहमद खान इस उपन्यास का वह चरित्र है जो मुस्लिम समाज के अंतर्विरोधों और रूढ़ियों का वाहक बनता है। इस उपन्यास में यह दिखाया गया है कि हर गलत कार्य का जिम्मेवार शैतान को ठहराकर अपने को बरी कर लेने की जो आदत है मुस्लिम समाज की, वह उसकी त्रासदी का बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि इससे अपनी जिम्मेवारियों से, अपने उसूलों से मुंह चुराना है। हालांकि दास्ताने लापता सूखा बरगद जितने बड़े कैनवस का उपन्यास नहीं है, पर दास्ताने लापता अपने नाम के अनुरूप वह जो एक पहचान, एक व्यक्तिता व्यक्ति की खो गई है रूढ़ियों में रहते हुए, उसकी त्रासदी को बहुत करीने से व्यक्त करता है। इसी तरह से उनका एक और उल्लेखनीय उपन्यास है बशारत मंजिल। इसमें मौलवी नजीर अहमद तरक्की पसंद आदमी हैं जो मुस्लिम समाज को धर्म के साथ विज्ञान को भी जोड़े रखने की दलील देते हैं और दुनिया के साथ चलने को प्रेरित करते हैं। वह संजीदा को सलाह देते हैं कि वह शायरी किसी काम की नहीं जिसमें दुनिया पर नजर न रहे। वह बार बार ताकीद करते हैं कि अपने में कैद होने से हमारे कौम की मौत हो सकती है और किसी भी कौम की मौत हो सकती है अगर हम अपनी रूढ़ियों में, अपने पाखंडों में, अपने अंतर्विरोधों में ही छुपे रहेंगे और बाहरी दुनिया को नहीं देखेंगे, बाहर से हम प्रेरणा नहीं लेंगे और हम में आगे बढ़ने का और अपनी आलोचना करने का अगर जज्बा नहीं पैदा होता, तो फिर मुश्किल है कि हम एक अच्छे इंसान के रूप में, अच्छे समाज के रूप में पहचाने जा सकें। और बाद में संजीदा भी सवाल उठाती है उपन्यास में औरतों की हालत को लेकर। ये सवाल भी उसमें उठता है कि वो नमाज नहीं पढ़ सकती, वो मस्जिद में नहीं जा सकती, वो नाना तरह की जो दुश्वारियां हैं मुस्लिम स्त्रियों पर, उन पर भी चर्चा होती है। और एक तरह से जिसको कहते हैं इंटरनल डिस्कोर्स, एक समुदाय में, एक समाज में, एक धार्मिक समाज में जो अंतर विमर्श होना चाहिए, वो विमर्श मंजूर एहतशाम खड़ा करते हैं। और मेरा ख्याल है, और ये मैं बहुत दावे के साथ और जवाबदेही दोनों के साथ ये कह सकता हूं कि आज़ादी के बाद तो और भी बड़े बड़े लोग, मुस्लिम लोग हिंदी साहित्य में आए, उन्होंने काम किया, लिखा, बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास लिखे गए, कहानियां लिखी गई। लेकिन मंजूर एहतशाम की इस दृष्टि को
मुझे नहीं लगता कि किसी दूसरे मुस्लिम उपन्यासकार ने अर्जित किया हो। जिस साहस के साथ, जिस प्रतिबद्धता के साथ मंजूर एहतेशाम ने अपने धर्म समाज की भीतरी कठिनाइयों को सामने रखने की कोशिश की है, उनकी लानत मलामत की है और उनको फटकारा है चरित्रों को सामने खड़ा करके, और ये बार बार ताकीद की है कि भैया आप संभलो, आप अपने को बदलो, हर चीज धर्म नहीं तय करता, हर चीज धार्मिक पुस्तकें नहीं तय करती, एक मनुष्य के रूप में जो तुम्हारी जिम्मेवारी है उसको समझो। और मुझे नहीं लगता कि किसी दूसरे लेखक ने इतनी शिद्दत और इतनी संजीदगी के साथ अपने धर्म पर हमला किया हो, अपने धर्म के अंतर विमर्श को सामने रखने की कोशिश की हो। हिंदी साहित्य में तो बहुत है, हिंदी साहित्य में हिंदू धर्म के कठमूलावाद पर, कुरीतियों पर, रूढ़ियों पर बहुत हमले हुए हैं, पहले भी होते रहे, आज भी होते रहे हैं, कल भी होंगे। जब तक इसमें सुधार नहीं होगा तब तक होता रहेगा। और साहित्य का काम है कि ऐसे अंतर विरोधों को पहचाने और उनको सामने ले आए। लेकिन ये काम मुस्लिम समाज में कम हुआ था, जिस दिशा में मंजूर एहतेशाम ने बहुत महत्वपूर्ण काम किया। इसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। अब कहानियों पर अगर हम आए तो वहां भी मुस्लिम समाज की जो भीतरी बनावट है, जो अंतर विरोध हैं, जो पाखंड है, उस पर उन्होंने तरह तरह से बहसें की हैं। जैसे मदरसा में एक पात्र है साबिर, पढ़ा लिखा है, बंबई जाता है, अब वहां देखता है कि हर धर्म के लोग, हर इलाके के लोग प्रगति कर रहे हैं, और वहाँ जहाँ जहाँ मुस्लिम इलाके हैं वहाँ प्रगति नहीं होती, तो वो तय करता है कि अपने गांव जाके वो एक मदरसा खोलेगा। बरेली आता है वो, और बरेली आके वो कोशिश करता है कि उसे जमीन मिले कि वो मदरसा खोले। तो इमरान मियाँ से मिलता है, फिर गनी मियाँ से मिलता है, और उससे 5 लाख रुपए मांगे जाते हैं कि भाई 5 लाख रुपए दो तो टेकरी की जमीन तुम्हें मिलेगी मदरसा के लिए। तो 5 लाख रुपए वो कहां से ले आए कि मदरसा खोले। फिर गनी मियाँ उसे कहते हैं कि मदरसे के बारे में सोचकर रह जाने के बजाय अच्छा होता अगर आप टेकरी पर कोई मकबरा मजार बनाकर उस पर हर जुमेरात को अगरबत्ती लोबान सुलगाते रहते। अब बताइए ये कितनी बड़ी बात है कि वह समाज मदरसा के लिए जमीन देने को तैयार नहीं है, लेकिन मकबरा या मजार बन जाए तो उसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है मंजूर जी ने जो उठाया है, और ये हिंदू समाज और किसी भी दूसरे समाज के लिए सच हो सकता है कि मनुष्य की प्रगति में, उसके विकास में, चाहे उसका सांस्कृतिक विकास हो, सामाजिक विकास हो, धार्मिक विकास हो, नैतिक विकास हो, किसी भी विकास में अगर धर्म आड़े आता है, अपनी रूढ़ियों में उसे फंसाकर उसको कुंद करता है, उसका विरोध किया जाना चाहिए। कोई जगह अगर ज्यादा जरूरी है कि वो अस्पताल के लिए हो तो वहां मंदिर जरूरी नहीं है। ये सवाल है। एक शिक्षालय ज्यादा जरूरी है, एक विद्यालय ज्यादा जरूरी है किसी मंदिर, मस्जिद या मकबरा मजार के मुकाबले। वो इस पाठ को इस ढंग से पढ़ा जाना चाहिए। ये पाठ केवल मुस्लिम समाज पर है तो केवल मुस्लिम समाज के अंतर विरोधों की ही बात नहीं है, क्योंकि एक भारतीय लेखक बात कर रहा है और हिंदी का ही समाज मुस्लिम समाज भी है और दूसरे समाज भी हैं, तो ये हर समाज पे इस तरह के सवाल लागू होते हैं।
और साहित्य का सौंदर्य यही होता है कि उसके पाठ के नाना अर्थ होते हैं, नाना अर्थ स्तर होते हैं, नाना विन्यास होते हैं। यहां मंजूर एहतशाम की पहली कहानी का जिक्र अगर मैं करूं, रमजान में मौत, जो उन्होंने 1973 में लिखी थी, तो आप ये देखिए, आप कल्पना करिए कि 1973 में रमजान में मौत नाम की कहानी मंजूर जी ने लिखी, और इस कहानी में वो बताते हैं कि एक घर का व्यक्ति असद मियां बुजुर्ग, जो मौत से लड़ रहा है, बीमार है, और दूसरी तरफ घर के ही लोगों में उसको लेके बेफिक्री है, मर रहे हैं तो मरे अपनी बला से, किसी को चिंता नहीं है। सुहेला को चेहरे के धब्बे की चिंता है, जिसे वह विंग करके मिटाने में मशगूल होती है, और बेटे जफर को ईद की चिंता है जो सामने है। असद मियां मरें या जिएं, इससे फर्क किसको पड़ता है, और असद मियां मर जाते हैं। अब बताइए कि एक ये छोटी सी कहानी रमजान में मौत, ये धर्म पर सवाल उठाती है, मानवीय संबंध पर सवाल उठाती है, पारिवारिक मूल्यों पर सवाल उठाती है, और सबसे बड़ा सवाल उठाती है व्यक्ति की संवेदना पर, कि कैसा कैसा कलेजा है पत्थर का, जिसके घर में एक व्यक्ति मर रहा है, उसी ने इस घर को बनाया है, उसी की संततियां आज इस घर की मालिक हैं, लेकिन वो मर रहा है और उसे उसकी चिंता किसी को नहीं है। कहानी का जो वाचक है, जो नैरेटर है, वो पूरी तकलीफ बताता है और दिखाता है कि कितनी भयानक स्थिति है। तो ये स्थिति मैं फिर जोर देके कहना चाहूंगा कि ये स्थिति होली दिवाली की भी हो सकती है, कि घर में होली दिवाली है, घर का बुजुर्ग मर रहा है और किसी को उसकी फिक्र नहीं है। असल सवाल ये है, असल सवाल हमारी संवेदनाओं के विघटन का है, जिस पर प्रश्न किया है कि हम कहां जा रहे हैं, हम किस धर्म की शरण ले रहे हैं, हम हो क्या रहे हैं, हम अंततः हमारी परिणति क्या होने वाली है। अगर हम में संवेदनात्मक मूल्य ही नहीं बचे तो हमारी जीने का मतलब क्या है, एक बड़ा सवाल है, जो उन्होंने अपनी पहली कहानी में ही जिसे उठाया था और जिस पे लंबी बहस भी हुई थी। इसी तरह से कहानी है बशीर खां मलिक केनिंग आर्ट। अब इस कहानी में बकरे की बलि से जो जन्नत मिलने की रूढ़ी है, उस पर हमला किया गया है, कि बकरीद में हम बकरे को काटते हैं तो ये रूढ़ी है कि जो बकरे की शहादत देता है उसे जन्नत मिलती है, उसको लेके वो जिरा है उस कहानी में। तो रिहाई कहानी में जो धार्मिक जकड़बंदियों के दूसरे रूप हैं उसका जिक्र है, उस पे जिरा है। कड़ी कहानी दाढ़ी बढ़ाने की रूढ़ी पर हमला करती है। तो तस्बीह नाम की जो कहानी है वो रमजान में दी जाने वाली जकात के लिए धन जुटाने को लेके है। अब उसमें तो यह है कि जकात उस धन से दिया जा सकता है जो धन आपके पास हो, लेकिन उस रूढ़ी में ये नहीं कहा गया है
कि भाई आप घर की संपत्ति बेच दें, अपने जीने का आसरा ही हटा दें और उसे लोगों को जकात दें और आप भूखों मर जाएं। तो इस रूढ़ी पर हमला है, क्योंकि 10वीं कहानी में घर में पैसा नहीं है तो साजिदा ने अपना जेवर ही बेच दिया है और उसके बाद घर में लड़ाई होती है और उसका पति कहता है कि भाई जब घर में पैसा नहीं था तो जेवर बेचने की क्या जरूरत थी, जो हम कर नहीं सकते, जिसकी सामर्थ्य हमारी नहीं है, उसकी क्या जरूरत है हमको। तो कुल मिला के हम ये कहना चाहते हैं कि मंजूर एहतेशाम हिंदी कथा साहित्य में एक ऐसे लेखक के रूप में सामने आते हैं जिन्होंने एक बड़ा सांस्कृतिक विमर्श खड़ा किया और धार्मिक हदबंदियों पर, रूढ़ियों पर, अंतर्विरोधों पर भी जो सवाल खड़ा करते हैं वो दरअसल सांस्कृतिक सवाल हैं। एक समाज के रूप में हम कौन सी संस्कृति बना रहे हैं, हम कहां जा रहे हैं, हम किन मूल्यों को छोड़ रहे हैं और कैसे मूल्यों को अर्जित कर रहे हैं, ये बड़े सवाल हैं। और मेरा ख्याल है कि मंजूर एहतेशाम ने भी ये देखा था कि मूल्यों के विघटन का समय नहीं है, विरूपित मूल्यों के स्थापित होने का समय है। ऐसा नहीं है कि अहिंसा की जगह हिंसा आ गई है, वो जगह खत्म हो गई, अहिंसा समाप्त हो चुकी है, हिंसा ही एक मूल्य है। तो जो ये विरूपित मूल्य हैं संस्कृति के और समाज के, जिसमें धार्मिक अंतर्विरोध हैं, हदबंदियां हैं, राजनीति की कुत्सा है, राजनीति की सत्ता लिप्सा है, हिंदू मुस्लिम और दूसरे धर्मावलंबियों में जो सांप्रदायिक उन्माद है, जो जड़ता है, और धार्मिक रूप से श्रेष्ठता बोध का एक झूठा दंभ है, ये बड़े सांस्कृतिक सवाल हैं। और ये सवाल आजादी के बाद ज्यादा बड़े कैनवस पर हमारे सामने खड़े हुए हैं। आजादी के बाद ऐसा नहीं है कि बंटवारा करके हमने बहुत राहत की सांस ले ली। हम सब जानते हैं इस बात को कि हिंदू मुस्लिम और दूसरे धर्मावलंबियों के आपसी तनाजे ज्यादा गहरे हुए, खाइयां ज्यादा बड़ी हुई और खाइयां जैसे जैसे बढ़ती गईं वैसे वैसे अलग अलग दलों की राजनीतियां उन खाइयों को सहलाने और लोगों को वोट में बदलने में लग गईं, जिनकी परिणति हम देख रहे हैं कि भारत का नागरिक नहीं है, वो सिर्फ एक मतदाता है और मतदाता को ध्यान में रखकर ही फैसले लिए जाते हैं। चुनाव में जीतना हारना ही सरकारों के लिए महत्वपूर्ण है, ये देखना महत्वपूर्ण नहीं है कि देश का सांस्कृतिक, सामाजिक और नैतिक विकास हो, उनके मूल्यों को बढ़ावा दिया जाए और उन बुनियादी संसाधनों पर ध्यान देने और उनको विकसित करने में श्रम लगाना चाहिए, जिनकी बहुत ज़रूरत है और जिनकी त्रासदियां हम लगातार पिछले दिनों भी देख चुके हैं और आगे भी पता नहीं कब तक देखने को अभिशप्त हैं। तो ये वो सवाल हैं मंजूर एहतेशाम के, जिनकी रचनाओं के, चाहे वे उपन्यास हों या कहानी हो, बड़े विस्तार से, अनेक पाठांतरों के माध्यम से, अनेक अर्थ स्तरों के माध्यम से वो बताते हैं कि जब तक हम नैतिक रूप से अपने को मजबूत नहीं बनाएंगे, जब तक एक मनुष्य के रूप में हम अपने को जिंदा नहीं रखेंगे, जब तक
समावेशी भावना हमारे भीतर विकसित नहीं होगी और एक मनुष्य को लेकर, एक जीवन को लेकर, एक समाज को लेकर हमारे भीतर तड़प नहीं होगी, तब तक हमारा एक एक जिंदा कौम के रूप में, एक जिंदा समाज के रूप में होना लगभग निरर्थक है। वो संभव ही नहीं है कि हम अपने को जिंदा मानकर चलें और गर्व से सीना तान के खड़े हों। ये वो बुनियादी सवाल हैं जिन पर बात किए बिना हम अपने समय को संबोधित नहीं कर सकते। हम अपने समय को न व्यक्ति को संबोधित कर सकते हैं, न समाज को, न धर्म को, न संस्कृति को। हमें हर पहलू को संबोधित करना होगा और अपने को उन रूढ़ियों से, उन पाखंडों से, उन अंतर्विरोधों से अपने को आजाद करना होगा जो सदियों से हमें अपने गिरफ्त में लिए हुए हैं और हमें आगे बढ़ने का रास्ता नहीं देते। ऐसा नहीं है कि रास्ता नहीं देते, यह है कि रास्ता नहीं मिलता हमें, लेकिन हम कोशिश भी नहीं करते। हम उनको ऐसा परम मूल्य मानते हैं कि जिनको हम चुनौती देंगे और जिनसे हमारा विरोध होगा, वो हमको जीने का या हमारे अपने वजूद का अर्थ ही बदल देंगे। ये वो बड़े सवाल हैं जिन पर मंजूर एहतेशाम ने अपने समग्र लेखन में बात की और व्यक्तिगत रूप से भी अपने भाषणों में, अपने वक्तव्यों में, अपनी भेंटों में वो मानवीय चिंताओं को सामने रखते थे और बहुत दुखी मन से अपने से भी सवाल करते थे कि हम कैसे समय में आ गए हैं जहां हमें हमेशा भय लगता है, हम हमेशा असुरक्षित महसूस करते हैं। हम कहीं जाते हुए असुरक्षित महसूस करते हैं, कहीं रहते हुए, कहीं बात करते हुए, जैसे हमारा समाज, हमारा समय हमको अपने से ही बेगाना कर देने में मुब्तला है। तो ये बड़े सवाल हैं जिन पर अपने यहाँ तो कम, लेकिन पश्चिम में ज़्यादा विमर्श होता है। बड़ी बड़ी बहसें पश्चिम में इसको लेके हुई हैं, लेकिन अपने यहाँ इन बहसों की उस तरह की परंपरा नहीं है कि हम बात करें और अपना आत्मालोचन करें। लेकिन मंजूर एहतेशाम जैसे लोगों ने हमको ये विवश किया है, हमें ये प्रेरित किया है और हमको एक तरह से नसीहत भी दी है कि अगर हमको आगे बढ़ना है, एक मनुष्य के रूप में जिंदा रहना है, एक नागरिक के रूप में जिंदा रहना है, तो हमें रूढ़ियों से, पाखंडों से, अंतर्विरोधों से मुक्त होना होगा। खुले मन से हमें सबको गले लगाना होगा और सबसे पहले हमें मनुष्य होना होगा। क्या गालिब ने भी कहा ना कि आदमी को भी मैसर नहीं इंसान होना। तो इंसान अगर हम नहीं हो पाते तो रूढ़ किस्म की धार्मिकता में अपने को खपा देना, मूर्ख किस्म की राष्ट्रवादिता को ओढ़े रखकर घूमते रहना और अपने को परम नैतिक और भाग्यवान मानकर इतराना, उस स्थिति में जब हमें मनुष्यता न रहे, सिवाय दकियानूसी के और कुछ नहीं है। यह मंजूर एहतेशाम जैसे लेखकों के कारण संभव हुआ है कि आधुनिक भारतीय समाज के अंतर्विरोधों और उनकी त्रासदियों को हम ठीक से पहचान पा रहे हैं और आगे भी जब तक हम अपने को परिष्कृत नहीं करते, तब तक वह हमें प्रेरित करते रहेंगे कि हम अपने को दुरुस्त करें। मेरा ख्याल है कि हमने लंबी बात की, जो भी संभव हुआ मंजूर जी पर, और हमें तो उनको याद ही करना था, उनकी स्मृति को याद करना था।
आप सब लोगों ने हमारी बातें सुनी, बहुत संभव है कि आप सहमत भी होंगे, असहमत भी हों तो विचार जरूर करिएगा जो मैंने बातें रखी हैं। आपके धीरज को धन्यवाद देते हुए आप सबके प्रति अभिवादन, नमस्ते।